मैं कह रहा हूँ कि समाज को तैयार करने की ज़रूरत है। जब तक मानवर साहब काशीराम कहते थे एमएलए बने ना बने, एमपी बने ना बने, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का काम जो है वो चलते रहना चाहिए। पिछले दिनों में सामाजिक परिवर्तन का काम जो है वो रुका है। किसके इशारे पर रुका है, क्यों रोका गया है? जिसको कैडर की पार्टी कहा जाता था, बहुजन समाज पार्टी को, कैडर नहीं हुई है, कैडर रुके हैं। 20 साल से कैडर नहीं हो रहा है। जो लड़का 20 साल पहले पैदा हुआ था और जो वोट कर रहा है उसे पता नहीं कैडर क्या है। आज हमारे पाल समाज के लोगों को पता नहीं कि उनके जो वंशज हैं पेरियार रामास्वामी नायकर, वो फोटो तो उन्होंने बसपा ने लगा रखा है उनके, लेकिन बसपा ये नहीं बता पा रही है कि पेरियार साहब की विचारधारा ये थी। आज हम फूले साहब की फोटो तो लगा रहे हैं अपने बैनर पर, लेकिन हम माली समाज को जाकर के ये नहीं बता पा रहे हैं कि फूले साहब माली समाज की तरह उनकी विचारधारा ये थी। आज हम अगर फूलन देवी की फोटो अपने मंच पर लगा रहे हैं तो हम निषादों को और मल्लाह को नहीं बता पा रहे हैं कि आपकी रहनुमा है। अगर हम काशीराम की भी लगा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज की लगा रहे हैं, तो हम पटेलों को जाकर के नहीं बता पा रहे हैं। पटेलों को पता नहीं कि साहू हमारे थे, फूले को पता नहीं, मालियों को पता नहीं कि फूले हमारे थे, पालों को पता नहीं कि रामास्वामी नायकर हमारे थे, गाड़के बाबा धोबियों को पता नहीं कि गाड़के हमारे थे। जिन महापुरुषों को लेकर के मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज बनाया था, उन महापुरुषों की फोटो मंच बैनर पर रह गई, लेकिन उनकी विचारधारा जो है वो हमने प्रचार प्रसार पिछले 20 साल में नहीं किए, जिसका खामियाजा बहुजन राजनीति उठा रही है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि जी मैंने कहा कि जब तक हम फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर नहीं लौटेंगे, जब तक हम मंडल पर नहीं लौटेंगे, जब तक हम मंडल की बात नहीं करेंगे, जब तक हम फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बात नहीं करेंगे, जब तक हम बिरसा मुंडा की बात नहीं करेंगे, जब तक हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात नहीं करेंगे, आप देख लीजिए पतन पर हम हैं, बचा हमारे पास कुछ नहीं है। अगर अभी भी सुधार नहीं हुआ तो आने वाली नस्लें हमसे जवाब पूछेगी। राहुल नागपाल जैसे लोग तो इसलिए बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब मैं भी 50 और 55 और 60 साल का हो जाऊंगा, मेरे भी बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, बच्चे मेरे बड़े हो जाएंगे, वो मुझसे पूछने लगेंगे कि आज जब बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज की राजनीति हाशिए पर थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे? तो कम से कम ये वीडियो आपका दिखा करके हम ये कह तो सकते हैं कि उस समय हम बोल रहे थे, हम बता रहे थे यहाँ गलती हो रही है। अब कोई हमारी बात को सुने ना सुने, माने ना माने, ये मानने वाले का काम है। मुझसे तो लोग आज तक पूछते, बहुत सारे पत्रकार पूछते, मैं खुद भी बताता हूँ लोगों को। लोगों ने कहा जी बसपा को कैसे बचाया जा सकता है, बहुजन राजनीति को कैसे बचाया जा सकता है? तो मैं कहता हूं कि बहुजन राजनीति को बचाने के लिए बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। उस ऑपरेशन को मैं नहीं कर सकता, कोई छोटा साधारण कार्यकर्ता नहीं कर सकता, शीर्ष नेतृत्व कर सकता है। अखिलेश यादव कर सकते हैं, बहन कुमारी मायावती कर सकती हैं, जयंत चौधरी कर सकते हैं, ओपी राजभर कर सकते हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं। जब मुलायम सिंह यादव राजनीति में सक्रिय थे, मानवर साहब काशीराम थे, अजीत सिंह थे, रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, बड़ा राजनीति, जब मंडल की राजनीति होती थी, कमंडल की राजनीति होती थी, उस समय 1990-92 के आसपास क्या नाम है, राम मंदिर का मुद्दा बड़े जोर शोर से चल रहा था। लेकिन उस समय भी जब ये सारे नेता इकट्ठे थे तो मंडल ने कमंडल को हरा दिया। लेकिन आज आप देखेंगे, आज आप युवा जो OBC का युवा, बैकवर्ड का युवा, आप उससे बात करिए मंडल क्या, उसे पता ही नहीं, उसे कमंडल, वो कमंडल की राजनीति कर रहा है। यानी 25 साल पहले, 30 साल पहले जो समाज मंडल की राजनीति कर रहा था, 30 साल के बाद वो वही समाज कमंडल को मजबूत करने के चक्कर में लगा हुआ है। तो कारण सिर्फ इतना सा है कि आज की जो राजनीति रह गई है वो राजनीति धर्म की है, जाति की नहीं है। पहले अपनी अपनी जाति के नेता होते थे, अपने अपने समाज के नेता होते थे, अपने अपने क्षेत्र के नेता होते थे, तमाम नेता होते थे, और वो लोग उनको समाज जो है उनको नेता मानता था। अगर राजभर का कोई नेता तो राजभर उसको नेता मानता था, कुशवा वाले को मानता था, पटेल वाले को मानता था, मौर्य वाले को मानता था, चमार को नेता मानता था, यादव को मानता था। लेकिन पिछले दिनों, पिछले 10 साल में, ये 8 साल में मिथक टूटा है। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जो 90 और 92 के आसपास जब राम मंदिर का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ था, उस समय पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से नहीं आई, अब वो प्रचंड बहुमत से आई। तो आप समझिए कि धर्म की राजनीति जो है वो कितनी मजबूत हो गई है। जिन लोगों के बाप दादों ने मंडल की राजनीति करी, जिन लोगों ने मंडल और कमंडल में मंडल को चुना, आज उनके पोते और उनके बेटे जो हैं वो मंडल को छोड़ करके कमंडल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो वर्तमान समय की जो राजनीति है उसको चाहिए कि हमारे जो नेता हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के, चाहे वो मायावती जी हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, चाहे वो राजभर हैं, चाहे और जितने लोग हैं, अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी हैं, इन तमाम लोगों को मंडल की राजनीति पर लौटना पड़ेगा, फूले अम्बेडकरी आंदोलन की तरफ लौटना पड़ेगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर लौटना पड़ेगा। और जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, तब तक पालों को जाकर के ये नहीं बताया जाएगा कि आप पेरियार रामास्वामी नायकर के वंशज हो। और पेरियार ने ये कहा, हमेशा से समाजवादी पार्टी जब सरकार में रही है या सरकार के बाहर रही है, हमेशा से देखा गया है कि समाजवादी पार्टी का एक खास जाति के प्रति विशेष लगाव रहा है, और वो जाति है यादव समाज। यादव समाज जैसे कहते हैं ना कि बाई और एम का गठबंधन तो बनता है, यादव और मुसलमान का गठबंधन तो बनता है, लेकिन जब जब सत्ता में भागीदारी और हिस्सेदारी की बात आती है तो एम गायब हो जाता, बाई रह जाता है, यानी यादव रह जाता है। अभी जिस प्रकार से आपका सवाल है कि एक जाति को खास तौर से उन्होंने ज़्यादा विश्वास जताया और उस जाति के प्रत्याशी जाति की तरह उन्होंने घोषित किए हैं,
तो ये तो होना था, ये तो निश्चित था कि ऐसा होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपने कहा कि कुछ प्रत्याशियों ने जो है वो अपना पर्चे वापस कर लिए और बीजेपी को एक तरीके से समर्थन दे दिया। बसपा तो कहीं है ही नहीं, बसपा ने तो मना कर दिया कि हम चुनाव में नहीं है। तो अब उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बसपा बीजेपी की बी टीम है, उनको समझ जाना चाहिए कि बी टीम बहुजन समाज पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी है। तो ये बी टीम के रूप में समाजवादी पार्टी बस बीजेपी के लिए काम कर रही है और बीजेपी के को ही मजबूत करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब तक 2019 की तरह सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस और छोटे मोटे जितने दल हैं वो तमाम एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक 2024 में बीजेपी को रोकना असंभव है ही नहीं किसी भी कारण। तो इनको सबको आना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार की टूनी बहुजन समाज पार्टी की बनी हुई है, अभी भी बहन जी के ट्वीट आप लगातार देख लो कि वो सपा पर हमलावर हैं, बीजेपी पर हमलावर नहीं है, जबकि बीजेपी पर हमलावर होना चाहिए, मेरा अपना ऐसा मानना है। सपा पर हमलावर हैं और अन्य दूसरे दलों पर हमलावर हैं। तो जब तक ये सारे लोग एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं। तो अखिलेश यादव ने और आजम खान ने और जो उनके बड़े आका नेता, उन्होंने सोचा होगा कि अब जब हम लोग एक जगह नहीं आ रहे हैं तो फिर यूपी में काम किया जाए। तो अखिलेश यादव 2022 की नहीं 2027 की तैयारी में जो है वो एक तरीके से जुट गए। लोकसभा से इस्तीफा दे करके और विधानसभा में बने रहने का मतलब साफ साफ है कि अब 2027 के में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 5 साल के बाद में, उसकी तैयारी के लिए भी से लगी हुई है। देखिए 2019 की जो स्थिति थी वो दूसरे प्रकार की थी। लोगों में नाराजगी थी बीजेपी के प्रति, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। जैसे यादव भी बीजेपी में चला गया, जाट भी बीजेपी में चला गया। तो अब जो यादवों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, जब उसका यादव भी उसके साथ नहीं है, कोर वोट ही उसके साथ नहीं है, आरएलडी जो जाटों की पार्टी है, जब उनके पास उनका जाट वोट ही नहीं है, तो फिर गठबंधन रह कहाँ गया। इस बार भी आप देखेंगे कि सपा का और आरएलडी का गठबंधन हुआ, तो क्या जाटों ने वोट दिया? नहीं दिया। 70% जाट बीजेपी में भाग गया, 30% जो है वो आरएलडी को दिया है, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में पड़ा है। अगर आप अलीगढ़ की और मथुरा की बात करेंगे तो वहाँ तो भैया बुलंदशहर की बात करेंगे, वहाँ तो वो भी नहीं पड़ा। तो वहाँ तो उनकी जमानत जब तक स्थिति हो गई। तो सीधी सी बात है कि जब तक लोगों के मन मस्तिष्क से ये जो हिंदुत्व की राजनीति है, एक समय होता था जब जाति की राजनीति होती थी। अखिलेश यादव जिनकी कुर्सी मुख्यमंत्री ना रहने के बाद भी गौमूत्र से धोई गई हो, उस महल को शुद्ध करने के लिए हवन किया गया हो ब्राह्मणों के द्वारा, 20 विश्व के ब्राह्मणों के द्वारा, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव उसी सिस्टम का हिस्सा बने हुए। तो आप समझ लीजिए अखिलेश यादव कितने बुद्धिमान है। तो मैं तो नहीं मानता बुद्धिमान। जिस समाज का नेता ही ऐसा हो वो समाज कहाँ जाएगा? जो ललई सिंह यादव पूरी जिंदगी ब्राह्मणवाद से लड़ते रहे, आज उसी ललई सिंह यादव के वंशज जो हैं वो क्या नाम है अखिलेश यादव हो गए, चाहे तेजस्वी यादव हो गए, आज वो उसी व्यवस्था को मजबूत करने के चक्कर में लगे हुए हैं, उसी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जिस व्यवस्था ने उनका जो महल था, उनकी जो कुर्सी थी वो गौमूत्र से धोई। तो आप इस बात को समझिए कि ये जूते भी खा रहे हैं, पिट भी रहे हैं, छित भी रहे हैं, अधिकार भी छीन रहे हैं, और जिस लाठी से इनकी पिटाई हो रही है उसी लाठी को तेल पिलाने का काम कर रहे हैं, उसी लाठी को मजबूत कर रहे हैं। कि विचार बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में भदंतानंद कौशल्यान एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु हुए हैं, उनका एक कोट है, उनकी कोटेशन है कि इस देश के अंदर लोग गांधी को भुला देना चाहते हैं लेकिन सरकारें नहीं भूलने दे रही हैं। सरकारें अंबेडकर को भुला देना चाहती है लेकिन लोग नहीं भूलने दे रहे हैं। आप इस बात की महत्वता को समझिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आज आज़ादी के 70 साल के बाद में हर राजनीतिक पार्टी के जीजा क्यों बन गए? जिस अम्बेडकर में से बदबू आती थी वो आज हर राजनीतिक पार्टी, चाहे लालाजी केजरीवाल जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे और अन्य लोग, चाहे मोदी जी हो, सब कहते हैं कि नहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी से आगे राजनीति में बाबा साहब निकल गए। पहले भी थे लेकिन उनको दबाया गया कांग्रेस के समय पर। वर्तमान समय में चाहे तो मोदी जी हो, उनकी राजनीति बिना अम्बेडकर के नहीं चली। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी दिल्ली की गवर्नमेंट हो, हर ऑफिस में जो है डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो लगेगी। गांधी गायब है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी साइकिल के 2 पहिए, एक में लोहिया एक में अम्बेडकर है। तो अम्बेडकर जिंदा क्यों है? अम्बेडकर इसलिए जिंदा है क्योंकि अम्बेडकर को मारने की कोशिश की गई, लेकिन अम्बेडकर इतना लिख गए कि उनकी आने वाली 100 पुश्तें उसको खत्म नहीं कर सकती। एक मनुस्मृति लेकर के चंद लोग उछलते रहते हैं, एक गीता लेकर के चंद लोग उछलते रहते हैं, एक रामायण लेकर के चंद लोग उछलते रहते हैं। अरे डॉक्टर अम्बेडकर तो इतना लिख के चले गए भाई, अगर उनका लिखा हुआ एक तराजू के एक पल्ले में रख दो और सारे धर्म ग्रंथ एक पल्ले में रख दो, तब भी डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान भारी है। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी लोग कम पिटे हैं, अभी कम पिटे। अभी इनकी कुर्सी धुली है, अभी कुर्सी के बाद में किसी दिन ये भी धुलेंगे। अभी इनके भी जैसे दलितों को मंदिर में घुसने के बाद में पिटाई होती है, तो लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि दलितों को मंदिर में घुसने के बाद पिटाई हुई, कम पिटे थे, ज़्यादा पिटने चाहिए थे। दूसरे के घर में जाओगे पिटोगे। अखिलेश यादव की कुर्सी धो देगी गौमूत्र से, उसके बावजूद नहीं सुधरे, अभी और अपमान होगा। अभी वो और ज़्यादा अपमान के अधिकारी हैं, तो उनको लगेगा कि जब उनका अपमान हो गया और जब अपमान से पेट भर जाएगा तब शायद हो सकता है दूसरी पीढ़ी जो है वो, हमारे महापुरुषों ने कहा है ना कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो अखिलेश यादव शायद उसी ढर्रे पे चल रहे हैं
क्या पहली पीढ़ी जो है वो मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जो है वो जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो अभी पहली दूसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये अम्बेडकरी आंदोलन है, ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है।